नमस्कार प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं जितेंद्र कुमार। कुछ विशेष जानकारी, ये जो डिक्टेशन वीडियो दी गई है इसमें अनुपम टाइपिंग बुक से दी गई है, जो पेज 19 से लेकर के पेज 42 तक की डिक्टेशन दी गई है, जिसमें आपकी 60 की स्पीड से लेकर के 100 की स्पीड तक दी गई है। तो मेरा कहना है कि इस किताब के डिक्टेशन लिखने के पहले आप इसका होमवर्क पहले आप करके हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से चेक करवाएं। उसके बाद में गलतियों को समझें, सब चीज़ को याद करें। उसके बाद 10 बार प्रैक्टिस करें। 10 बार प्रैक्टिस पूरी हो जाने के बाद पहले 60 की स्पीड को टारगेट करें, फिर 70 को करें, फिर इसी प्रकार 100 तक करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जो नए बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, लिखने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स से संपर्क करें। रेडी, स्टार्ट। पत्रकारिता का अपना इतिहास है। पत्रकारिता के प्रतीक स्वरूप सर्वप्रथम इटली में समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। इसके बाद इंग्लैंड में भी समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ। इसके बाद भारतवर्ष में पत्रकारिता काफ़ी देर से मुग़ल काल में आरंभ हुई। इसके पहले सूचनाएं या संदेश घोड़े तथा मानव द्वारा व्यक्तिगत तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते थे। पत्रकारिता आज समाज तथा राष्ट्र की अभिन्न अंग बन चुकी है, क्योंकि किसी भी भाषा तथा साहित्य के विशुद्ध सृजन ने जन सामान्य को इतना लाभ नहीं पहुंचाया जितना कि इन्हीं भाषाओं के माध्यम से होने वाली पत्रकारिता ने। इसने एक ऐसी नई साहित्यिक रूपरेखा समाज के समक्ष प्रस्तुत की जिससे जन सामान्य के लोग ज्ञान, विज्ञान, राजनीति, धर्म तथा सामाजिकता से संबंधित नित्य नई सूचनाएं बड़ी आसानी एवं कम खर्च में प्राप्त कर अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर लेने लगे हैं। स्वस्थ पत्रकारिता का यह कर्तव्य है कि राष्ट्र की जीवंत समस्याओं को देश के कर्णधारों के समक्ष रखें एवं उन समस्याओं के निराकरण के उपाय भी जन सामान्य एवं कर्णधारों के समक्ष रखें। किसी भी देश में अनेक प्रकार के लोग अनेक विविधताएं लिए अलग अलग अपनी पहचान रखते हैं, किंतु उनको एक सूत्र में बांधकर राष्ट्रीय एकता बनाए रखना पत्रकारिता के क्षेत्र में आता है। भारत जैसे लंबे चौड़े देश के लिए राष्ट्रीय जल नीति वास्तव में बहुत आवश्यक है। इस विषय में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जल संसाधनों के प्रति व्यापक तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक गोष्ठी हुई थी। गोष्ठी में विचार इस बात पर नहीं किया गया कि किस राज्य को कितना पानी मिलना चाहिए, बल्कि देश में उपलब्ध पानी का अधिकाधिक संभव उपयोग किया जाए। देश में अभी तक राष्ट्रीय जल नीति या राष्ट्रव्यापी योजना नहीं बनी, जिसके परिणामस्वरूप तमाम पानी बह जाता है। अनुमानतः लगभग 60% पानी व्यर्थ बह जाता है। प्रतिवर्ष देश का बहुत बड़ा भूभाग कहीं बाढ़ की चपेट में आता है तो कहीं सूखा पड़ जाता है। इसके अतिरिक्त देश में अनेक क्षेत्रों में पानी का घोर अभाव है। काफ़ी समय से यह मांग की जाती रही है कि देश में कोई राष्ट्रीय जल नीति होनी चाहिए और जहां पानी की अधिकता है वहां से अभाव वाले क्षेत्रों में
पहुँचाया जाए। गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र तथा अन्य बड़ी नदियों से नहरें निकालने के सुझाव दिए जाते रहे हैं तथा यह भी सुझाव दिए गए थे कि राज्य की नदियों को राष्ट्रीय नदी माना जाए। राष्ट्रीय संघ ने अपनी एजेंसियों के माध्यम से भारत के जल संसाधनों का सर्वेक्षण कराया, जिसके द्वारा ज्ञात हुआ कि भारत जमीन के ऊपर के अपने जल का केवल 40% भाग ही इस्तेमाल कर पाता है। इससे स्पष्ट है कि अगर देश की विभिन्न नदियों का अधिकाधिक जल नहरों आदि के माध्यम से अभाव वाले क्षेत्रों में जैसे तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा आदि में पहुंचाया जाए तो देश में सिंचाई का भी संकट दूर हो सकता है तथा जल परिवहन की तमाम परियोजनाएं भी कार्यान्वित की जा सकती हैं। इस कार्य में जो बाधाएं एवं विवाद हैं उन्हें व्यापक तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाकर ही हल किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, खेती में उन्नत न होने का क्या कारण है? उसका एक कारण ये है कि खेती से संबंधित जितने विभाग हैं उनमें आपस में मेलजोल नहीं है। खेती के लिए अच्छी खाद की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, औजारों की और धन की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग विभाग हैं। मालूम ऐसा पड़ता है कि उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। वे आपस में मिलकर कोई योजना नहीं बनाते जिससे खेती की ज़रूरतें पूरी होती। इसलिए जब तक उनमें आपस में मोल जोल नहीं होगा तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती है। दूसरा कारण यह है कि योजना की बिल्कुल कमी है। इसके अलावा कृषि कॉलेजों से निकले हुए जो ग्रेजुएट होते हैं, जो खेती की बातों को जानते हैं, उनमें से एक भी आदमी खेती करने के लिए तैयार नहीं है। सभी प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हैं, खेती के लिए कोई तैयार नहीं है। एक बात मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि अधिक उपज न होने का एक कारण ये है कि जो खेत में काम करते हैं वे उसके मालिक नहीं हैं। खेत किसी और का है और काम कोई और कर रहा है। इसलिए मेरा कहना ये है कि किसानों में जब तक ये भावना पैदा नहीं होगी कि यह मेरी भूमि है, तब तक अधिक उपज नहीं हो सकती। इसलिए आप जब तक भूमि सुधार नहीं करेंगे तब तक कोई भी बात बनने वाली नहीं है। दुर्भाग्य से इस देश में खेती करने वाले बहुत कम लोग ही जमीन के मालिक हैं। खेती की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि सरकार खाद बीज का उचित मूल्य निर्धारित करे, छोटे किसानों की लगान को कम किया जाए और उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जाए तथा बिचौलियों से उनको बचाया जाए। ऐसी बात नहीं कि सरकार ने इस विषय में कुछ नहीं किया है, लेकिन नौकरशाही के कारण ही ठीक ढंग से अमल में नहीं लाया जा सका है।
इस प्रकार के आरोप नौकरशाही पर अक्सर लगाए जाते रहे हैं। अतः हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नौकरशाहों को इन आरोपों से छुटकारा दिलाने के लिए सरकारी योजनाओं को स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वयन करने का जो प्रस्ताव किया है वो स्वागत योग्य है। फुल स्टॉप।